हेल्थवादी प्रेजेंट्स भारत निर्माण कॉन्क्लेव 2026। स्वागत है आप सभी का पुनः लंच के बाद और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं आशीष प्रमोद गोस्वामी हूं, मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं और इस विकास यात्रा पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच सर, स्वागत है आपका। तालियों बजती रहनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो ऑन अ लाइटर नोट आपसे पूछ लूं, क्योंकि 2 जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर। ज्यादा बात किस पे करें, आपके मंत्रालय पे सर की बतौर संगठन की जो भूमिका आप निभा रहे हैं, किस पे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे आज? जिस पे आपका मन करे उस पे कर लीजिए। वेल एंड गुड है। सर, पहला सवाल यही मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि हम 12 वर्षों की मोदी जी की विकास यात्रा पर आज बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं सब लोग। किस प्रकार से देखें इन 12 वर्षों को, मोदी जी के कार्यकाल को, और किस प्रकार से आप इसको पिरोएंगे अपने शब्दों में सर, इन 12 वर्षों को? 12 वर्षों से पहले का भारत और 2014 से लेकर के 26 का भारत, जमीन आसमान का फर्क है। सोच का फर्क है, नीयत का फर्क है, नेता का फर्क है, नीति का फर्क है। ये 12 वर्ष सही मायने में विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के रहे। 14 में जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तभी एक लाइन में उन्होंने अपना रोड मैप बता दिया था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और ये केवल कहा नहीं, ये जुमला नहीं था, ये पार्लियामेंट में उन्होंने शपथ लेने के बाद पहले वक्तव्य के पहले पैराग्राफ में कहा था। और उसके लिए उन्होंने 200 से अधिक जन कल्याण की योजनाएं बनाई। न केवल बनाई बल्कि उनको मूर्त रूप दिया, उसको इंप्लीमेंट किया, उसको मॉनिटर किया। और उसके कारण से जो जुमला 2014 से पहले की सरकारें अक्सर कहा करती थी, गरीबी हटाओ, तब सिर्फ गरीब हटे थे। इस बार सही मायने में 12 वर्षों में गरीबी हटी है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये फर्क है 2014 से पहले की सरकारों का और 2014 के बाद के 12 वर्षों का। सर, आप चूंकि पहले जैसा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता तय कैसे करते हैं दोनों में से? कि मतलब ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है कि संगठन पूरे दिल्ली का देखना, उसके बाद में एक अहम मंत्रालय आपके पास है। कैसे जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं? एक लाइन जो आदरणीय नड्डा जी ने और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का फिलॉसफी है, दर्शन है, सेवा ही संगठन, उसमें चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारी सरकार का एक एक विधायक, सांसद, मंत्री 140 करोड़ जन की सेवा में लगा है। तो प्रायोरिटी एक ही है, देश की जनता की सेवा करना। उसका माध्यम अलग अलग हो सकता है, उसका टाइम डिवाइड हो सकता है। बहुत ही बखूबी से आपने इसका जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल यह है कि दिल्ली में बहुत लंबे समय से आपकी जब सरकार अभी हाल फिलहाल में आई, उसके पहले से फ्रीबीज को लेकर, मुफ्त चीजों को लेकर बहुत राजनीति हुई है। तो अब क्या दिल्ली की जनता ये माने, बीजेपी की सरकार आने के बाद ये परिवर्तन होगा कि अब दिल्ली मुफ्त नहीं बल्कि मुक्त होगी, मुफ्त वाली चीजों से और विकास से युक्त होने वाली है? ये 1.25 साल में रेखा जी की सरकार ने करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं 2024 में सांसद और मंत्री बना। दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार थी। एक CRIF फंड होता है मॉर्थ का, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का, जो राज्य की जनता का सेस का पैसा होता है, जो एकमुलेट होकर के हम राज्य सरकार को देते हैं उनकी इंटरनल रोड्स को बनाने के लिए। केजरीवाल साहब को लगातार बात करने के बाद, स्वयं नितिन गडकरी जी ने फोन करने के बाद, उन्होंने दिल्ली की उन रोड्स का रोड मैप नहीं दिया। लगभग 1000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता के विकास के लिए केंद्र की सरकार, हमारा रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दिल्ली की सरकार को देना चाहता था, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने उसके प्रोजेक्ट्स नहीं दिए। 20 फरवरी 2025 को रेखा जी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है और 31 मार्च 2025 तक हम 803 करोड़ रुपए CRF फंड का पैसा दिल्ली की
राज्य सरकार को, रेखा जी की सरकार को दे सके, क्योंकि उन्होंने वो प्रोजेक्ट बना के हमें दिए। ये उनकी डेवलपमेंट की नीयत को बताता है। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने आपको दिया। तो इसलिए दिल्ली की सरकार का एजेंडा दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना, जो पिछले 10 साल से दिल्ली जर्जर हुई पड़ी थी, ये मुख्य एजेंडा दिल्ली में रेखा जी की सरकार का, दिल्ली के 7 सांसदों का, हमारी ट्रिपल इंजन में कॉरपोरेटर्स का, दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं समय से और टाइम से देना, ये हमारा मेन एजेंडा है। ठीक है सर, क्योंकि आपकी सरकार आई है और एक लंबा टाइम अगर हम कहें तो लगभग साल भर का बीता, इस बीच में दिल्ली की जनता क्या एक्सपेक्ट करे कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कब उनको ये फील होगा कि अब एक्चुअल में परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि सड़क परिवहन राज्य मंत्री भी हैं, तो ऐसे में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर अभी भी ट्रैफिक जाम है, चीजें अभी भी दुरुस्त नहीं है, उसको आप कैसे जो है ठीक करेंगे और दिल्ली की जनता को अब एक बात पे भरोसा होगा कि अब इतना समय लगेगा लेकिन परिवर्तन जो है हमें दिखेगा? मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को दिल्ली के 4 मेजर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ले जाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल के पास द्वारका एक्सप्रेसवे बन के तैयार है, दिल्ली की जनता को मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। UER2 जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलीपुर तक जाता है, जिसमें अगर सिंगू बॉर्डर से हरियाणा की तरफ से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट जाना है तो आज 45 मिनट लगते हैं। पहले जब UER2 नहीं था तो उन्हें मुकरबा चौक, पीरागढ़ी, रोहिणी होते हुए, धौला कुआं होते हुए 2-2.25 घंटे में आना पड़ता था। आज वो केवल 40 मिनट में आ पाते हैं। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनके तैयार हुआ है, उसमें दिल्ली से देहरादून जाने में केवल 2.25 घंटे, 2.5 घंटे का समय लगता है। पहले 4-4.5 घंटे लगा करते थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, निजामुद्दीन से मेरठ पहुंचने में 45 मिनट, 1 घंटे का समय अब लगता है। पहले 2, 2.5, 3 घंटे लगते थे। इवन मैं दिल्ली की ही बात करूं तो सराय काले खां से गाजीपुर का जो चौराहा, दिल्ली का जो एंट्री है, आज 10 मिनट लगते हैं, 45 मिनट का समय लगा करता था। इसके अलावा रेखा जी की सरकार आने के बाद एक बड़ा बदल आया। रेखा जी की सरकार और हमारी मोदी जी की सरकार, हम लोग एक पेज पे काम कर रहे हैं। उसका फायदा ये हुआ है कि दिल्ली के अंदर 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हमने गो थ्रू किया है और वो दिल्ली के डीकंजेशन बड़े प्लान का हिस्सा बने हैं। जिसका एक उदाहरण अभी देता हूं। अभी 4 दिन पहले मोदी जी की कैबिनेट ने एक टनल जो कि शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनेगी, 8.1 किलोमीटर की, 7,000 करोड़ की लागत से अगले 3-3.5 साल में, 4 साल में हम जो गुड़गांव से आने वाला ट्रैफिक वहां पर जाम होता है शिव मूर्ति पर, द्वारका एक्सप्रेसवे की लैंडिंग पर, वो खत्म करेंगे। और वो टनल जब बन के तैयार होती है तो उस टनल से आगे INA से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक और बाद में वो गुड़गांव फरीदाबाद होते हुए एक एलिवेटेड हाईवे 5,000 करोड़ का, एलिवेटेड रोड 5,000 करोड़ का पास किया है। और वो इसलिए ये सब चीजें हो पा रही हैं। अभी 5-6 चीजें और हैं जो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए जो नेसेसरी परमिशंस राज्य की सरकार ने देनी है NHAI को, केंद्र की सरकार को, ये सब काम करने के लिए अब रेखा जी की सरकार उसमें फाइलों के ऊपर केजरीवाल की तरह चढ़ के नहीं बैठी हैं, कुंडली मार के नहीं बैठी हैं। वो उन क्लियरेंसेस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूरा कर रही हैं, जिसके कारण से कैबिनेट ने 7,000 करोड़ की ये जो टनल है शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला वाली, वो अप्रूव की है। उसका DPR बन गया है और 3-4 साल में हम बना के देंगे। इसी को सर शायद डबल इंजन का फायदा आप गिनाते हैं, और डबल इंजन का फायदा आप तो मिलना चाहिए, हमको दिखना भी चाहिए, क्योंकि आपने कहा भाई ये फायदा दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। एग्जैक्टली। और हर तरफ लगभग आपके हर स्टेट में आपकी सरकार है। आपने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात की, अभी मैं उधर से होके आया हूं। जब आप ये खबरें देखते हैं सर कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे हो, उसमें रोड धंस गई पहली बारिश में, इस प्रकार के सोशल मीडिया पर तमाम चीजें डाली जाती हैं, उस पर क्या आपका टेक रहेगा सर? एक चीज। और दूसरी चीज ये सर कि इसी में एक सवाल और समाहित कर देता हूं। ये 12 वर्षों का दिल्ली पे तो बात की हमारे सहयोगी ने सर, लेकिन ये पूरे 12 वर्षों के कार्यकाल का मोदी जी का रहा है, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि अकॉर्डिंग टू यू क्या है
जिसको बड़े परिवर्तन के तौर पर हम देख सकते हैं सर? इन दोनों पर आपका जवाब चाहूँ। सबसे बड़ी बात, आज देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह विश्वास है कि वो देश के 140 करोड़ जन के लिए काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति, किसी परिवार के लिए काम नहीं कर रहे, वो कि अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो 140 करोड़ अपनों के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज की देश की 140 करोड़ जनता के मन में जो विश्वास है, उसके पीछे का कारण ये है, क्रेडिबिलिटी बनने का कारण ये है कि मोदी जी जो बात बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और ये आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कोविड के टाइम का। कोविड के समय में पूरा विश्व थर-थर कांप रहा था और हमारे देश में भी वैक्सीन नहीं थी, पर प्रधानमंत्री जी ने यह निश्चय किया, देश के सब साइंटिस्ट, बड़ी कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स, पूरा सरकार इस बात पे लगी मोदी जी के आदेश पर कि हमें देश में अपनी वैक्सीन बनानी है। और वो 9 महीने के अंदर 2 बड़ी कंपनीज ने देश में कोविड की वैक्सीन बना के तैयार की और उसका सबसे बड़ा फायदा देश की इकोनॉमी और देश के 140 करोड़ जन को हुआ। कैसे हुआ कि 220 करोड़ डोज, 140 करोड़ लोगों को, जितने लोग यहां बैठे हैं या जो बात सुन रहे हैं, सबको 2-2, 3-3 डोजेज लगी हैं, मुफ्त में लगी हैं। अगर ये वैक्सीन देश में नहीं बनती तो इसकी कॉस्ट 20,000 रुपए एक इंजेक्शन की कॉस्ट थी। एक परिवार को 4 जन है तो सबको 3-3 इंजेक्शंस लगे हैं जी। तो आप सोचिए 3-4 लाख रुपए एक परिवार, गरीब आदमी तो मर ही जाता, मध्यम वर्गीय परिवार वाले भी कहां से लाते? प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा, देश में वैक्सीन बनी, न केवल देश के 140 करोड़ लोगों को 220 करोड़ डोजेज लगी हैं, बल्कि 160 देशों को हमारी वैक्सीन वहां पहुंचाई गई, जो कि वैक्सीन मैत्री के नाम से मशहूर हुई, जिसका एक बड़ा कारण है कि आज पूरा विश्व कोई भी समस्या होती है, कोई भी बात होती है, वो प्रधानमंत्री जी की तरफ समाधान के तौर पे देखता है। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी न केवल देश में, पूरे विश्व में भारत की बनी है, मोदी जी के कारण बनी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो मैंने से सवाल पूछा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में हुआ है, सड़कों का जाल हम देखते हैं। आलोचकों को क्या कहेंगे जो दिन भर वीडियोस बना के ये तमाम आलोचना करते रहते हैं कि भाई फलानी सड़क बनी और पहली बारिश में जो है ये दब गई और तमाम चीजें, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित सवाल है सर। आज एआई की मेहरबानी है, जो नहीं होता वो भी दिखाई देता है पर मैं उन आलोचकों को एक बात ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, केवल 5 की बात कर रहा हूं, 12 की नहीं, उसमें हमने अपने युवाओं को, देश के लोगों को 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया है। आज हमारे हाईवे से कोई भी गांव 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है और प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण आज देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पिछले 12 सालों में अनदर 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना बनी है, जो 14 से पहले 3.5 लाख किलोमीटर था, आज 7.5 लाख किलोमीटर है, जिसके कारण से गांव में तरक्की हुई है, गांव की इकोनॉमी बढ़ी है, गांव ने देश की इकोनॉमी में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जो पहले गांव के प्रोड्यूस, दूध, दही, फल, सब्जी मार्केट तक, शहरों तक पहुंचने से पहले खराब हो जाया करते थे, आज गांव से मार्केट और हाईवेज 100 किलोमीटर से ज्यादा पूरे देश में कहीं नहीं है। तो ये देश में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, उसमें हमारे इन गांव की तरक्की का बहुत बड़ा रोल है, ग्रामीण सड़क योजना का बहुत बड़ा रोल है, हमारे 1,48,000 किलोमीटर के हाईवेज का बहुत बड़ा रोल है।
हर्ष जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जब हमने प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की थी दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार में लाने नहीं दे रहे थे। हमने फाइलों को लेकर बहुत बार चर्चा की। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अभी भी बीजेपी की सरकार नहीं है। इससे पहले भी बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी तब भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो रुके हुए थे। तो अब क्या जनता ये भी मान ले कि जब तक उस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होगी, डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तब तक ये जो विपक्षी लोग हैं ये प्रोजेक्ट्स रोकते रहेंगे और उनको विकास के लिए राह देखना पड़ेगा? जनता बहुत समझदार है और इसी कारण से आज देश के 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। इसी कारण से तीसरी बार लगातार मोदी जी के ऊपर देश की जनता ने विश्वास किया है, क्योंकि उन्हें ये पता है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो केवल और केवल देश के 140 करोड़ जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म समुदाय के भेदभाव के 140 करोड़ जन के लिए काम कर रहे हैं। आपने बंगाल की बात की, बंगाल सीमावर्ती इलाका है। केवल एक राज्य बंगाल ऐसा है जहां पर बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण से इन्फिल्ट्रेशन लगातार है, जिसके कारण से बांग्लादेशी जो देश के नागरिक नहीं है वो देश के अंदर घुसे चले आते हैं। आज अब बंगाल में बंगाल की जनता ने जो आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं विश्वास करता हूं कि बंगाल में भी जल्दी ही बंगाल के बॉर्डर्स पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आप इसको वहां आशीर्वाद पर कह रहे हैं? बंगाल के बॉर्डर पर भी फेंसिंग होगी और हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे, हमारे देश की जनता सुरक्षित होगी। हर्ष जी, आप इसको आशीर्वाद कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो कहता है आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं और डाका डाल रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की सरकार बन रही है हर राज्य में। अब कुछ तो कहना ही है उन्हें, अब उनको जनता ने नकारा है तो कोई ना कोई जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ईवीएम पर तो दोषारोपण कर नहीं सकते, इसलिए वो उस राज्य की जनता पर दोषारोपण कर रहे हैं, उनके मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। और ये उनकी पार्टी के अंदर की टूट फूट ने भी सिद्ध किया है। हर्ष जी, 2014 के भारत में और 2026 के भारत में क्या अंतर है? भारत में तो बहुत फर्क है। मैं आपको दिल्ली का फर्क बताता हूं, प्लीज, उससे समझ में आएगा कि ऐसे ही अन्य राज्यों में फर्क आया है। बिल्कुल। 2014 से लेकर के 26 तक, और विशेष तौर से जो पिछला सवा साल और उससे ज्यादा का थोड़ा समय निकला है, इसमें मैंने कहा दिल्ली के डीकंजेशन प्लान को लेकर के मोदी जी की सरकार ने और रेखा जी की सरकार ने जो इंटीग्रेट किया है, 40,000 करोड़ की नई योजनाएं दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए, दिल्ली में ट्रैफिक को कंजेशन खत्म करने के लिए जो योजनाएं हैं वो एक एक करके बताता हूं। दिल्ली में 3 बड़ी लाइफलाइन रोड्स हैं। दिल्ली में आश्रम से बदरपुर, फरीदाबाद हरियाणा जाने के लिए 1 घंटा लगता है आज। बिल्कुल बिल्कुल। उसको एनएच ने वेस्ट किया है, मतलब केंद्र सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने उसको अपने अंतर्गत लिया है। जो पहले मथुरा रोड हुआ करती थी, अब वो दोबारा से एनएच हो गया है। वहां पर हमने डीपीआर तैयार की है, 3 फ्लाईओवर्स के माध्यम से उसको सिग्नल फ्री करके 15 मिनट में आश्रम से बदरपुर जाने का रास्ता हम 3 साल में दिल्ली की जनता को देंगे। सिमिलरली पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर जो पीरागढ़ी से होकर के जाता है, वो 1.5 घंटा लगता है आज। पीरागढ़ी पर जाम रहता है, मुंडका पे जाम है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जाम में रहता है। उसको भी एनएच ने वेस्ट किया है, हमने, केंद्र सरकार ने उसको अपने जिम्मे लिया है। दिल्ली की सरकार की परमिशन के कारण ये संभव हो पाया, जो पहले केजरीवाल साहब नहीं देते थे। अब वहां भी एक 8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना के और सिग्नल फ्री करके 20-25 मिनट में पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर का रास्ता साफ कर रहे हैं। सिमिलरली महरौली गुड़गांवा, आप देखते हैं कि गुड़गांवा में आवागमन दिल्ली से गुड़गांवा, गुड़गांवा से दिल्ली, हमारे यंगस्टर्स अपना काम करने, नौकरी करने, अपना व्यवसाय करने जाते हैं। तो महरौली गुड़गांवा रोड पे भी जो कंजेशन है उसको फ्लाईओवर्स और सिग्नल फ्री करने के माध्यम से हम जो 1 घंटा अब लगता है 15-20 मिनट में उस रास्ते को पार करेंगे। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए। बड़ी उपलब्धि है सर, अगर ये हो गया तो। रेखा जी की हो गया नहीं, इसकी डीपीआर शुरू हो गई, इसका प्रोजेक्ट हमने प्रारंभ कर दी। ये हम 3-4 साल के अंदर अंदर दिल्ली की जनता को देंगे। ये इसलिए हो पाया कि दिल्ली में बीजेपी की, रेखा जी की सरकार आती है, तो इसके लिए जो नेसेसरी परमिशन चाहिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग की, फॉरेस्ट की,
दूसरी परमिशन चाहिए वो रेखा जी की सरकार ने तुरंत दी है, जिसके कारण से केंद्र सरकार रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसका कार्यभार मेरे पर भी है एमओएस के नाते, हम इस काम को करना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जाम कालंदी कुंज वाले चौराहे पर लगता है, 6 राहें हैं, वहां मेट्रो भी आती है, सविता विहार से भी आते हैं, मदनपुर खादर भी है, नोएडा भी है, मयूर विहार भी आता है। उसको भी हम जैसे एम्स का चौराहा सिग्नल फ्री किया है, सिमिलर तर्ज पर हम 650 करोड़ के माध्यम से उस पर भी एनएचएआई मतलब हमारा मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट उसको सिग्नल फ्री करने जा रहा है, जाम मुक्त करने जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी चीज है सर। ये आपने कालिंदी कुंज की बात की, क्योंकि हम मुंबई एक्सप्रेस वे भी अपन उधर से ही पकड़ते हैं। लेकिन एक मुंबई एक्सप्रेस वे से मुझे ध्यान में आया, काम इतने हैं कि ज्यादा काम है तो कई बार विस्मृत भी हो जाते हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे आज हम 33-34 घंटे में पहुंचते हैं, पुराने जयपुर वाले रास्ते से जाते हैं तो वो अब जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से कोटा तक बन के तैयार हो गया है, जयपुर जाना हो तो 3.5 घंटे में आज हम पहुंचते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। जब ये 1 लाख करोड़ से बनने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा, हम दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचेंगे। और इसकी एक बड़ी उपलब्धि जो मयूर विहार या डीएनडी फ्लाईओवर जहां हम समाप्त करते हैं, वहां से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को टच करने के लिए आवश्यकता है, हमने उसको बना दिया है। वो कुछ ही समय में दिल्ली की जनता के लिए शुरू होगा और वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वहां से भी शुरू होगा। वहां से सीधा सोना जाने के लिए फरीदाबाद होते हुए 40-45 मिनट में सोना, और सोना से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो रहा है। सिमिलरली जो हमारा एक बड़ा माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब में रुका है, केजरीवाल की सरकार के कारण रुका है, अमृतसर कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हमारा हरियाणा में बनके तैयार है, जम्मू कश्मीर में बनके तैयार है, पर पंजाब के अंदर उनकी नेसेसरी परमिशंस के कारण वो परमिशन में डिले करते हैं, देते नहीं है और बहुत सी समस्याएं पैदा करते हैं। वो वहां रुका है और जब वो बनके तैयार होगा अगले 1-1.5 साल में, केजरीवाल की सरकार तब तक चली जाएगी तो हम 6 महीने में ही बना के तैयार करके देंगे। तो दिल्ली से कटरा हम 7 घंटे में दिल्ली वालों को कटरा तक माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाएंगे। इसको कॉन्फिडेंस माने आपका कि ओवर कॉन्फिडेंस माने? आओ नहीं, ये दिल्ली, ये देश की जनता की आवाज है। ये देश की जनता की आवाज है। देश की जनता ने बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को, निकम्मों को उस राज्य की सरकार के नाते निकाल के बाहर किया है। दिल्ली में से बाहर किया, वेस्ट बंगाल से बाहर किया है, असम में फिर हम तीसरी बार आए। एक मैं तो पर्सनली आपको एक धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरा जिला सिद्धार्थनगर है। एक हाईवे पे भूमि अधिग्रहण वगैरह शुरू हो गया शामली से गोरखपुर, और ये इसकी बड़ी प्रशंसा हमारी तरफ हो रही है कि इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि उस लाइन में ना सर तमाम पिछड़े जिले जहां तक कोई बीच नहीं का मतलब दिल्ली से गोरखपुर, एग्जैक्टली दिल्ली से शामली जाना है तो आपके पास हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दे दिया है आपको। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए विशेष आभार सर। और आशीष, आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, सर ने बात करते करते पंजाब का जिक्र भी कर दिया है, और बिल्कुल सर मतलब आप एकदम कंफर्म है कि आप पंजाब जीत रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट है कि इस बार पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार बनेगी। सर एक चीज, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अपने डेली शेड्यूल में बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, मंत्रालय है आपके पास, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप सारे काम को मैनेज करते हुए खुद को फिट कैसे रखते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा है ना काम आने वाला है। ये भगवान की कृपा है, उनसे जो एनर्जी मिलती है, अपने शीर्ष नेतृत्व को देख के जो एनर्जी मिलती है, तो 24 घंटे में से अगर हमें 24 घंटे भी काम करना होता है तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो देश की जनता की सेवा है, जिसके कारण से कभी थकावट महसूस नहीं होती है। आर्टिकल 370, राम मंदिर, 3 तलाक, अगर हम वैचारिक चीजों की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि आपके हिसाब से क्या रही? मैं मानता हूं अखंड भारत का सपना 1951 में जब भारतीय जनसंघ का निर्माण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया, उस समय की जो संकल्प थे कि भारत अखंड होना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिनकी 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है, उन्होंने अपना बड़ा शहादत, देश एक अखंड हो, जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट हो,
जम्मू में अलग विधान, अलग निशान, अलग प्रधान नहीं होगा। इसके लिए जो दिया, उस सपने को, उस संकल्प को, जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी की कूटनीति ने, जब 5 अगस्त 2019 को 370 का एब्रोगेशन और 35A का जो एब्रोगेशन किया, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर भारत में अभिन्न अंग बन सका, भारत में उनका विलय हो सका और संसद का कानून अब जम्मू कश्मीर में एज इट इज लागू होता है। 5 अगस्त 2019 से पहले वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पास कराना पड़ता था और जम्मू कश्मीर की जो बेटियां जो नॉन कश्मीरी से शादी कर लेती थी, उनको 5 अगस्त 2019 से पहले अपने पिता की प्रॉपर्टी से बेदखल होना पड़ता था। इस काम को, इस बुराई को भी खत्म किया है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, हमारे अनुसूचित जाति वाल्मीकि जाटा भाइयों बहनों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। 5 अगस्त के बाद जो देश का संविधान है, सही मायने में देश का सही संविधान 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। इसलिए जम्मू कश्मीर आज भारत में ठीक से विलय हो पाया है। और सर, तमाम बातें हैं, उपलब्धियां तो बहुत है मोदी सरकार की 12 वर्षों की, और हम देखते हैं धरातल पर बड़ी चीजें हम धरातल पर देखते हैं, बट महंगाई और बेरोजगारी के विषय पर हमेशा सरकार की आलोचना होती है और उसको विपक्ष बड़े पैमाने पर भुनाने की, इनकैश कराने की कोशिश भी करता है। उस विषय पर क्या कहेंगे सर? विपक्ष को अपना समय भूल जाता है। मैंने अभी बताया कि पिछले 5 वर्षों में हमने 550 करोड़ मैन डेज का रोजगार केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में दिया है जी। केवल इतना ही नहीं है जी। आज देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पूरे विश्व का 3रे नंबर पे हम हैं। प्रधानमंत्री जी की जो स्टार्टअप की योजना है, जिसमें 10 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन आज हमारे युवाओं को मिल सकता है। हमारा युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप देश में प्रारंभ हुए हैं, जिसमें केवल स्टार्टअप्स के कारण 20 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। 2022 अक्टूबर से आज तक जी। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा स्टेप लिया, सरकारी नौकरी में इंटरव्यू बंद कर दिया, जिसके कारण से बड़ा भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। आज एडवर्टीजमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेटर के बीच में जो समय तय होता है, उतने समय में नौकरी मिलती है। पहले जब यूपीए की सरकार थी तो रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के बाद इंतजार होता था उन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, उन नेताओं के द्वारा कि ये हमारे पास आए, कुछ सेवा पानी करे, तब नौकरी मिलेगी। 6-6 महीने तक परिणाम नहीं आते थे। प्रधानमंत्री जी ने वो समाप्त किया है और पिछले जो लगातार 18 या 19 रोजगार मेले सरकारी नौकरियों में जिन बच्चों को इंक्लूड किया है, उसकी संख्या 11 लाख से अधिक है। ये रोजगार मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, किसी भी यूपीए की सरकार के उन मंत्रियों से पूछिए तो उनके पास कोई आंकड़े नहीं है इस बारे में। नहीं, बिल्कुल। दिल्ली किस अवस्था में मिली थी आपको सर, ये बताइए जरा, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। अब चूंकि दिल्ली पे इतनी ज्यादा बात नहीं हो पाई, एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार, और शायद पहली बार आप लोगों को अवसर मिला। किस प्रकार से? पहली बार नहीं, दूसरी बार ये अवसर मिला, तो किस प्रकार से देखें और किस अवस्था में आपको दिल्ली मिली थी और अभी क्या चैलेंजेस आप और देख रहे हैं? दिल्ली की अवस्था बताता हूं आपको। 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले आप दिल्ली में एंटर करेंगे तो आपको कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते थे। उसके ऊपर खूब राजनीति की केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने, चाहे वो गाजीपुर हो, बलसवा हो, ओखला हो, तीनों जगह पर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ थे। केजरीवाल साहब जब उसको विजिट करने जाते थे तो रेड कारपेट पे जाते थे, पर उस पर उन्होंने किया कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने भी 3,500 करोड़ रुपए दिया, पर केजरीवाल साहब ने वहां तिनका नहीं तोड़ा। पर आज आप 1.25 साल के बाद वहां का अंतर देखिए। वो कूड़े के तीनों पहाड़ आधे से कम हो गए हैं। भलसवा वाला कूड़े का पहाड़ तो कई बार देखना पड़ता है कहां पर था, वो आधे से कम है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। दिल्ली में केंद्र सरकार की मदद से उनके द्वारा फंड 3,000 करोड़ रुपया दिए जाने के कारण और रेखा जी की सरकार ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालने के कारण हम 2028 से पहले तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, 0 कर देंगे। सर, जमुना पर लगातार राजनीति हुई।
बार बार केजरीवाल साहब ने माफी मांगी, झूठ बोला, फिर माफी मांगी, पर यमुना जी साफ नहीं हुई। 33 किलोमीटर यमुना जी, हमारी पवित्र नदी जिसको हम मां बोलते हैं जी, यमुना जी दिल्ली में प्रवाह करती है 33 किलोमीटर। दुर्भाग्य ये कि दिल्ली में यमुना जी में 22 बड़े नाले गिरते हैं। 2015 में केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं आपको डुबकी लगवाऊंगा, यमुना जी साफ करके दूंगा। फिर 20 का चुनाव आया, यमुना जी साफ नहीं हुई तो माफी मांगी पूरी दिल्ली से, पब्लिकली माफी मांगी कि नहीं मेरे को 5 साल और दे दो। 25 में तो बेशर्मी की हद हो गई, माफी भी नहीं मांगी और कहा कि मैं कोशिश करूंगा, ठीक करूंगा। पर दिल्ली की जनता ने उन्हें नकारा। हमने जो वायदा 2025 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिल्ली की जनता से किया कि हम यमुना जी साफ करके देंगे, तो उस वायदे के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया है। दिल्ली में 22 बड़े नाले सीवेज के यमुना जी में गिरते हैं, गंदा पानी गिरता है। उसको प्लान करने के लिए उन 22 नालों के मुहानों पर 22 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्लान किए हैं। उनकी डीपीआरस का काम चालू है। उस पे केंद्र ने भी 3000 करोड़ रुपए फंड किए हैं और दिल्ली की सरकार ने भी उसमें अपना 1800 करोड़ रुपए ऐड किए हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं क्योंकि हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास प्लान है कि हमें क्या करना है और हमने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। तो 2029-30 से पहले हम दिल्ली वालों को स्वच्छ, निर्मल, साफ यमुना जी करके देंगे। ठीक है सर, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है सेशन को समाप्त करने की ओर, लेकिन क्योंकि हमारे साथ आज युवा भी बहुत जुड़े हैं तो एक उनके मनपसंद लायक एक रैपिड फायर सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे और आपको बहुत जल्दी से उसका जवाब देना है। सर, आपका पहला सवाल है, दिल्ली की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? प्रदूषण, भ्रष्टाचार या अवैध कब्जा? इस समय दिल्ली की सब बीमारियां दिल्ली की जनता ने जो पिछला चुनाव हुआ था वो दूर कर दी। ठीक है। दूसरा सवाल है, दिल्ली के लिए आपका 2030 तक का विजन क्या है? स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली, जाम मुक्त दिल्ली, पॉल्यूशन रहित दिल्ली। मुफ्तखोरी बनाम विकास, आपका सीधा जवाब इस पर क्या होगा? विकास। ठीक है। अवैध घुसपैठियों पर भाजपा की नीति? कड़ा प्रहार। यमुना के लिए आपका संकल्प? 2029 से पहले दिल्ली को स्वच्छ, निर्मल, साफ यमुना देना। अरविंद केजरीवाल की विदाई के पीछे का मुख्य कारण उनका विक्टिम कार्ड या झूठे वादे? उनका भ्रष्टाचार। ओके, थैंक यू सो मच सर। अर्जी आपने समय दिया, थैंक यू सो मच सुदर्शन न्यूज चैनल पे आने के लिए सर। मैं चाहूंगा सर एक बार प्लीज नर्मदा डॉक्टर सुरेश चौहान के सर प्लीज आइए और सम्मानित करेंगे हर्ष सर को। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हर्ष मल्होत्रा जी के लिए। उन्होंने बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा है और आज सर ट्रायल करेंगे। सर, हर जी के तरफ देखकर आपको स्वास्थ्य वाला संदेश तो गया ही होगा और दिल्ली में रहकर दिल्ली वाले खाने पीने के मामले में कैसे होते सबको पता है फिर भी फिट रहना तो एक कला है। हमने हेल्थवादी एक प्रोडक्ट शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है। जैसे हम हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी, वैसे हम हेल्थवादी भी है। तो उसमें घर घर जाकर जैसे एलोपैथी का टेस्ट होता है वैसे स्वास्थ्य सैनिक की घोषणा थोड़ी देर पहले आयुष मंत्री के माध्यम से हुई है। एक और प्रोडक्ट लाया है जो मैंने अपना 18 किलो वजन कम किया और डायबिटिक रिवर्स किया बिना एलोपैथिक दवाई। उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है अनुशासन के सिवा तो वो इस छोटे से वॉकिंग पैड का है। इसको हमने अभी हेल्थवादी के नाम से लॉन्च किया है और ये 1.5 फीट और 3.5 फीट इस लंबाई का है, केवल 20 किलो का है। और इसको स्टार्ट करने के बाद आप इसके ऊपर
1 के स्पीड से लेके 6 के स्पीड तक चल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दौड़ना नहीं है। इसलिए मैं देखिए आपके पास, आपकी तरफ देखकर भी चल रहा हूं, क्योंकि एक बार आप सिंक्रोनाइज हो जाए 2-3 बार यूज करने के बाद, तो आप फोन पर बात कर सकते हैं। आप मैं तो मीटिंग भी करता हूं, क्योंकि मैंने घर में भी रखा है, नोएडा के ऑफिस में रखा है और इधर सरकारी घर में भी रखा है। जब भी खाना खाने के पहले मैं शुगर चेक करता हूं यहाँ, तो मेरा सीजीएम सेंसर जितना दिखाता है, तो उस हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट चल लेता हूं, और बिना दवाई, मतलब टैबलेट लेने के बजाय इस पे चला जा सकता है। ये फॉर्मूला हमने लाया है, और ये हेल्थवादी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहेगा जो घर घर तक जाएगा। इसलिए इसको हमने केवल 14,990 रुपए में भी 5,000 रुपए के हेल्थवादी के वाउचर, 5,000 रुपए का डॉक्टर का कंसल्टेशन, अगले 3 महीने के लिए पूरे परिवार का, मतलब केवल 5,000 रुपए इसका इफेक्टिव प्राइस पड़ता है। ये आज आपके हाथों, आप तो कर दिया? नहीं, मैंने डेमो दिया, उद्घाटन आप करेंगे। नहीं, एक मिनट। वो शबरी ने जैसे बेर खाके देखा था ना, ठीक है कि नहीं, वैसे आपके पैर चलाने के पहले चेक करके दिया। ये स्टार्ट वाला। अब जब इस चालेगा तब आप पैर रखिए। हाँ, आप रखिए। हाँ, अब इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, पीछे मत जाइए। हाँ, इसका एक मिनट, ये है ना, ये वाला, आगे वाला, ये तो रुक गया। नहीं, आगे प्लस। मेरा वजन ज्यादा तो नहीं। एक बार उतरना पड़ेगा। आपका राजनीतिक वजन ज्यादा है, शरीर का कम है। मुझे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हाँ, बस उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ, अब देखिए। अच्छा प्रोडक्ट है आपका। मैं भी मंगाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।